वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये सीख लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस के दौरान किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का या किसी ऑब्जर्वर का किसी मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जब मूवमेंट होता है तो उसके रिजल्ट में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और असल में वही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान बने हुए ईएमएफ का मेन कारण होता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को एक नए नज़रिए से देखें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग एक सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं। ये एक सोलेनॉइड है। आप जानते हैं कि एक सोलेनॉइड जब इसके अंदर एक करंट फ्लो होती है तो उस करंट की वजह से इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आपको ये बात मालूम है। जब इस सोलेनॉइड में करंट बहेगी तो बी फॉर्म होगा। तो हम लिख सकते हैं इफ आई इज गिवन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इज फॉर्म्ड। ये बात बहुत अच्छी है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब इस कॉइल के अंदर से जब इस कॉइल में करंट बहेगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दें कि ये मैग्नेटिक फील्ड इन लूपों से गुजर रहा है। ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड कोई खास मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप से गुजर रहा है, यानी कि फ्लक्स बन रहा है। ध्यान दीजिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स भी बनेगा। फ्लक्स इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब करंट दिया जाएगा तो फ्लक्स भी बनेगा इसी के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये करंट चेंज किया जाएगा तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, अब हम लिखें, पहले मैंने करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर मैंने करंट को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड बदल गया, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से फ्लक्स भी बदल गया। सो देन दिस फ्लक्स चेंजेस। अगर ये करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा और उसके चलते मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा। और आप जानते हैं कि जब फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा? फ्लक्स के बदलने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या बनेगा? इंड्यूस्ड करंट आएगी। और ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी? तो ये इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगी। किसको अपोज करेगी? किसको? इसको, करंट में होने वाले चेंज को। तो ये कौन सा लॉ है? आप जानते हैं कि ये लेंज रूल है। लेंज का रूल कहता है कि अगर हम किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो उससे एक ईएमएफ आएगा। वो ईएमएफ उस फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा। फ्लक्स को चेंज होने का मतलब करंट को चेंज होने से रोकना। इसका मतलब है कि जब किसी कॉइल में करंट चेंज होगी, ध्यान दीजिए, जब करंट होगी तब कोई दिक्कत नहीं है, करंट है। अगर कोई कांस्टेंट करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये करंट चेंज होती है तब गड़बड़ है। जब ये करंट चेंज होगी तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसके चलते एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में बनेगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट बनेगी और वो इंड्यूस्ड करंट इस फ्लक्स में चेंज का मतलब इस करंट में होने वाले चेंज का अपोज करेगी। अब हमने क्या सीखा कि ये कॉइल अपोज करता है किसको? चेंज इन द करंट को। तो ध्यान दीजिए, एक कॉइल अपोजेस व्हाट? चेंज इन करंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई करंट को अपोज करे? बिल्कुल। आपने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस करंट को अपोज करता है। अब आगे आप समझ लीजिए कि कोई रेसिस्टेंस को करंट को अपोज करने से ही नहीं होगा, करंट में होने वाले चेंज को भी अपोज किया जाता है। और करंट में होने वाले चेंज को अपोज करने के इस गुण को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो आज हमारा ये टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच अ कॉइल opposes the change in current through it. Why it opposes? लिख देता हूं मैं इसको, opposition to change in current। अब कोई पूछेगा कि चेंज इन करंट को अपोज किया आखिर क्यों?
इसलिए अपोज किया भैया क्योंकि फ्लक्स बना था, इस करंट ने यहां फ्लक्स बना दिया था। मान लीजिए ये कॉइल होती ही नहीं, मान लीजिए इस तरह की कॉइल, इस तरह का आधा ही करंट है, तो यहां लूप ही कंप्लीट नहीं है। तो करंट होने के बावजूद, मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद फ्लक्स नहीं बना, फ्लक्स नहीं बना तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसलिए कंप्लीट गोल या कंप्लीट एक करंट का लूप बन जाए, इस प्रकार की चीज बन जाए, तब उसमें फ्लक्स फॉर्म हो जाता है। और जब कोई करंट फ्लक्स बना दे तब वहां पर करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है, जो करंट को में होने वाले चेंज को अपोज करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो और कोई पूछे कि सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सर्किट ड्यू टू व्हिच द सर्किट्स अपोज द चेंज इन करंट। चेंज इन करंट को अपोज करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगला टॉपिक हम लिख रहे हैं यहां पर सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्यों हुआ? आपको पहली बार बताया कि सेल्फ इंडक्शन का कारण है कि जब करंट बनी तो उस करंट से लूप बनी है, तो लूप की वजह से फ्लक्स बन जाता है और फ्लक्स बनने के चलते करंट में चेंज होने से फ्लक्स में चेंज होने लगता है। तो जब करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगे तो सेल्फ इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन का प्रॉपर्टी आपको बता दिया गया। ये करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। याद रखिएगा, अपोजिंग आई, करंट को अपोज अगर आप करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रेसिस्टेंस। लेकिन अगर आप आई को नहीं बल्कि डी बाई डी टी को अपोज करते हैं, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। रेसिस्टेंस हर मटेरियल का होता है, सेल्फ इंडक्शन सिर्फ उन चीजों का होता है जिनके अंदर करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाए। तो ऐसी हालत में उसमें सेल्फ इंडक्शन डेवलप हो जाता है। जनरली हमारे घर की जितनी भी सर्किटें हैं, हमारे घर का पूरा ये बिजली का व्यवस्था और दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, आप समझ रहे हैं ना, लूप तो कंप्लीट होगा ही, क्योंकि लूप जब तक कंप्लीट नहीं होगा करंट ही फ्लो नहीं करेगी। तो जब लूप कंप्लीट है, दुनिया के हर सर्किट में लूप बन जाता है, तो दुनिया की हर सर्किट में थोड़ा या कम सेल्फ इंडक्शन होता ही है। हर सर्किट में सेल्फ इंडक्शन होता है। कोई भी सर्किट अपने अंदर से पास होने वाले करंट को अपोज करती है और अपने अंदर से पास होने वाले करंट में चेंज को भी अपोज करती है। ध्यान दीजिएगा, करंट को अपोज करना है रेसिस्टेंस, करंट में चेंज को अपोज करना है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को कैसे नापा जाए? तो सेल्फ इंडक्शन को नापा कैसे जाए, ध्यान दीजिए, नापना किसको? सेल्फ इंडक्शन को मेजर करेंगे। बहुत आसान है सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करना। मान लीजिए कि यहां पर एक कॉइल है, जब आप करंट फ्लो करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या आप कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल टू आई होगा? निश्चित रूप से, कि जितनी करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड। क्या आप वही कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो भी करंट के प्रोपोर्शनल होगा? ये भी आप कह सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, सो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, जहां पर एल एक कांस्टेंट है जो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये ज्योमेट्रिकल है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कितना साइज है, कितने टर्न्स हैं, कितना एरिया है, वगैरह वगैरह, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो फाई इज इक्वल टू एल आई, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल, इट डिपेंड्स जस्ट ऑन द साइज, शेप एटसेट्रा। ये और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। सो फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर कोई पूछेगा कि एल क्या है, तो एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। एल का मतलब है फ्लक्स बाय 1 एम्पियर करंट। किसी भी कॉइल में 1 एम्पियर करंट दे दीजिए, उस करंट की वजह से जो भी फ्लक्स बनता होगा वही फ्लक्स का वैल्यू एल है। याद रखिए, अगर एल ज्यादा है तो ज्यादा सेल्फ इंडक्शन है, एल कम है तो सेल्फ इंडक्शन कम है।
सेल्फ इंडक्शन ज्यादा का मतलब है कि करंट में चेंज होगी तो बहुत जोरदार ईएमएफ आएगी, सीधी सी बात है। अगर किसी सर्किट में L का वैल्यू 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि उस सर्किट में करंट चेंज करेंगे तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी। सो इसका यूनिट है हेनरी, इसकी यूनिट है हेनरी। हेनरी बहुत बड़ी यूनिट है, बड़ी कॉइल्स होती हैं जो हेनरी में आती हैं, जनरली मिली हेनरी वगैरह में इसकी कैपेसिटी होती है। सो फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर आप जानते हैं कि फैराडे लॉ के हिसाब से इस फाई को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, डी फाई बाई डी टी कर दें तो ईएमएफ हो जाएगा। तो ईएमएफ यानी इसको डिफरेंशिएशन बराबर एल डी आई बाई डी टी। इसीलिए हम एल का एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, ईएमएफ बाई डी आई बाई डी टी। तो यहां ध्यान दीजिए, फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या ईएमएफ डेवलप्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, दोनों एक ही बातें हैं, उनमें कोई खास अंतर नहीं है। फ्लक्स पर यूनिट करंट बोलिए या ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोलिए, ये दोनों ही सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट के मेजरमेंट्स हैं। तो एल का वैल्यू हुआ ईएमएफ बाय डी बाई डी टी या फ्लक्स बाय करंट। आइए हम लोग इस फॉर्मूले को लिख लें। किसी भी कॉइल के अंदर, जिस कॉइल के अंदर में लूप हो करंट की, इस करंट की लूप के अंदर एक होता है ईएमएफ जिसका फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें करंट आई हो और ये करंट चेंज हो डी आई बाई डी टी से, तो इसके एक क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, जिस वोल्टेज को कहते हैं एल डी आई बाई डी टी। ये वोल्टेज क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये इस करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। मतलब ध्यान दीजिए, मतलब कि मान लीजिए ये करंट इंक्रीजिंग है, गौर कीजिएगा, करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज करती हुई करंट को रोकना है तो कैसे करेंगे, तो उसको अपोज करेंगे हम, क्योंकि वो बढ़ रही है, हम उसके अपोजिट में जाएंगे तभी तो उसको रोक पाएंगे। इसीलिए इंड्यूस्ड करंट इधर आएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर करंट इंड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होगी तो करंट इंड्यूस्ड अपोजिट होगी ताकि उसको रोके, और इसीलिए इस जगह पर पॉजिटिव और इस जगह पर निगेटिव टर्मिनल डेवलप होगा। जब पॉजिटिव डेवलप होगा तब ना इंड्यूस्ड करंट इधर की ओर आएगी, इसको अपोज करेगी, और ये ईएमएफ होगा एल डी आई बाई डी टी। उसी तरह से अगर किसी कॉइल के अंदर करंट डिक्रीज कर रही हो, ध्यान दीजिए, अगर करंट डिक्रीज कर रही हो तो करंट तो घट रही है, घटती हुई करंट को घटने से रोकना है। कैसे, अगर कोई चीज घट रही है और उसको रोकना है घटने से तो हम उसको सपोर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि इस केस में इंड्यूस्ड करंट जो बनेगी वो इसी के डायरेक्शन में बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी डायरेक्शन में बनेगा। इसलिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा कितने के बराबर, एल डी आई बाई डी टी के बराबर। याद रखिएगा, किसी भी, और अगर करंट कांस्टेंट रही, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें कांस्टेंट करंट है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसमें कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो कॉइल है, जो सोलिनॉइड है या एक लूप भी हो सकती है, वो किस तरह से बिहेव करती है, ईएमएफ का वैल्यू एल डी आई बाई डी टी होता है। यहाँ पर छोटे छोटे सवाल होते हैं जो मैं देखता हूँ कि चूंकि मैग्नेटिक इफेक्ट पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ते, इसलिए कई बार हल्के हल्के सवालों को भी वो नहीं बना पाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 5 एम्पियर की एक कॉइल, 5 हेनरी की एक कॉइल आपके सामने है। इस कॉइल के अंदर मैं करंट का वैल्यू 2 एम्पियर से 6 एम्पियर कर देता हूं विद इन 0.2 सेकेंड्स। 2 से 6 हो गया 0.2 सेकेंड में करंट। तो बताइए कि एवरेज ईएमएफ कितना डेवलप होगा। चूंकि कॉइल है और करंट चेंज कर रहे हैं तो जाहिर है यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक से पहले ध्यान दीजिए, करंट 2 से 6 हुआ है, यानी करंट बढ़ रहा है, और जब करंट बढ़ेगा तो यहां पर ये उल्टे डायरेक्शन में ये पोलैरिटी आ जाएगी और यहां पर वोल्टेज आएगा एल डी आई बाई डी टी, 5 गुने डी आई बाई डी टी, 6 - 2 बाई 0.2, यानी 5 × 4 बाई
0.2, 20/0.2, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का एवरेज वोल्टेज यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि सेल्फ इंडक्शन का जो ये तरीका है किस तरह से काम करता है। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी बाय ऑफ ए कॉइल ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन द करंट गोइंग थ्रू इट। इफ करंट इज नॉट चेंजिंग इट विल नॉट डू एनीथिंग। इट्स यूनिट इज हेनरी। हर कॉइल में होता है और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, EMF इज इक्वल टू L di/dt। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा सवाल यहां पे जोड़ लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है कि यहां पर एक रेसिस्टेंस है और एक और कॉइल है और यहां पे मैंने एक बैटरी भी जोड़ दी है और यहां पे एक और रेसिस्टेंस जोड़ा है, यहां पर एक और बैटरी जोड़ी है, यहां पे A है, यहां पे B है। ध्यान दीजिए, यहां पर 2 ओम है, यहां पे 2 हेनरी है, 3 हेनरी है, चलिए 3 हेनरी है, यहां पे 10 वोल्ट है, यहां 1 ओम है, यहां 6 वोल्ट है। आप देख रहे हैं रेसिस्टेंसेस, इंडक्टर्स, इसको इंडक्टर भी कहते हैं, बैटरी, ये सब एक साथ कनेक्ट किया हुआ है मैंने। मैं आपको बता रहा हूं कि करंट का वैल्यू है 3 एम्पियर और इसमें di/dt है 2 एम्पियर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब होता है? ध्यान दीजिए, अब पहले तो हम लोग करंट के बारे में सोचते थे, अब करंट में होने वाले चेंज के बारे में भी बताना पड़ेगा, तभी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी पूरी। तो करंट है 3 एंड di/dt है 2 एम्पियर पर सेकेंड। पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट बढ़ रही है। तो VA और VB के बीच का डिफरेंस बताएं, VA माइनस VB बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, VA सबसे पहले वोल्टेज आप निकाल लीजिए, इस जगह पे देख लीजिए, ये करंट 3 गुने 2, यहां पे कितना वोल्टेज आएगा? 6 वोल्ट। आप जानते हैं किसी रेसिस्टेंस से जब कोई करंट पास करती है तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, कितना? 6 वोल्ट ड्रॉप। यहां पे आपको मालूम है कि 3 हेनरी है, तो यहां पे इससे कोई मतलब नहीं, यहां पर इससे मतलब है। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा 3 di/dt यानी कि 6 वोल्ट, और ये तो 10 वोल्ट डायरेक्ट है। फिर ये देखिए 3 एम्पियर जब यहां से गुजरेगा तो यहां 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा और 6 वोल्ट डायरेक्ट है। आइए लिखते हैं जरा सा। सबसे पहले VA से शुरुआत कीजिए। VA बताइए क्या हुआ? करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो ड्रॉप हुआ वोल्टेज। अब इसमें आइए, ये तो बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ रहा है, इस जगह पे गौर कीजिए। अगर ये बढ़ रहा है तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव आएगा, यानी ड्रॉप हो गया -6 वोल्ट ड्रॉप। ये हो गया फिर से -10 वोल्ट ड्रॉप, ये फिर से -3 वोल्ट ड्रॉप, और फिर ये 6 वोल्ट अप बराबर हो गया VB। आप इसको जो काटना है काट लीजिए और इस तरह से आप VA माइनस VB निकाल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि अब एक इंडक्टर भी काउंट होने लगेगा और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है L di/dt। L इज द सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ द इंडक्टर और द कॉइल। इंडक्टर कह सकते हैं, कॉइल भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने इस बेसिक चीज को समझा। अब आगे बढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट डिपेंड किस पे करता है? सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? अभी अभी आपको समझाया कि सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट L ये एक ज्योमेट्रिकल चीज है। ये साइज, शेप, उसकी वाइंडिंग, उसका एरिया, उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वगैरह पे डिपेंड करता है। सो इट्स ज्योमेट्रिकल। मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी लूप है, बहुत छोटी सी लूप है जिसका रेडियस R है, जस्ट 1 लूप, स्मॉल रेडियस R। तो क्या इस लूप में सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है? हाँ, लगता तो है। किस स्टेप से आप इसको निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इस लूप में एक करंट दे दीजिए। तो करंट दे दिया, करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। कितना बना होगा? B = μ0I/2R। ये बना है मैग्नेटिक फील्ड कहां? सेंटर पर। या ध्यान दीजिएगा, लूप के सेंटर पर ये फील्ड होता है, सब जगह नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मौजूद है। अब अगर ये लूप बहुत छोटी हो, साइज बहुत छोटा हो,
तो आप ये मान सकते हैं कि सेंटर पे जो फील्ड है वही सब जगह फील्ड है। अब बड़ी लूप होगी तो दिक्कत हो जाएगी, बड़ी लूप हो जाएगी तो सेंटर यहाँ है और अन्य बाकी जगह उधर उधर है। लेकिन छोटी लूप में जो सेंटर पे फील्ड है आप मान सकते हैं सब जगह फील्ड है। तो अगर लूप छोटी होगी तो जरा फ्लक्स बताइए तो कितना होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एरिया ऑफ द लूप ले लीजिए, करीब करीब पाई आर स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, आर आर कट गया, म्यू नॉट आई पाई आर बाई 2। देखिए ये फ्लक्स बना, इस करंट ने खुद फ्लक्स बनाया, और जब इस करंट ने यहां पर फ्लक्स बनाया तो L का फॉर्मूला होगा फ्लक्स बाई आई, यानी कि इसमें से आई हटा दीजिए, म्यू नॉट पाई आर बाई 2। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ अ सर्कुलर लूप, स्मॉल लूप ऑफ कोर्स। ध्यान दीजिए, अगर इसमें n टर्न्स होते तो हम क्या करते, अगर इसमें n टर्न्स होते तब हम क्या करते, तब सोचिए जरा सा, क्योंकि ये बात बतानी मुझे जरूरी है। अगर n टर्न्स होते तो स्टेप बदल जाते, पहले ही मैग्नेटिक फील्ड n से गुना हो जाता, क्योंकि चूंकि n टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड n गुना बढ़ जाएगा। ध्यान दिया आपने। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हर लूप से गुजरेगा, n लूप्स है यहाँ पे, तो ये जो फ्लक्स बना है जिसमें हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रहा नया फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड गुने एरिया। ये तो जो फ्लक्स बना है वो एक लूप से है, बाय वन लूप। ध्यान दीजिएगा कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड कई गुना हो गया, और वो जो कई गुना मैग्नेटिक फील्ड है वो n टाइम्स लूप्स से जा रहा है, इसलिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए। इसके बाद एक फ्लक्स निकालिए जो एक लूप से है, तो एरिया से हमने गुना किया और निकाला, लेकिन वो तो एक लूप से है ना, n लूप्स हैं, सो फ्लक्स टोटल के लिए आप इसको n से एक बार और गुना करिएगा, तो म्यू 0 आई पाई आर बाई 2, एक बार और n से गुना कीजिएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर हुआ है, n नहीं हुआ, हड़बड़ मत कीजिएगा, इसीलिए यहां पर गुणा करेंगे n स्क्वायर से, और अगर n टर्न्स हो जाए तो ध्यान दीजिएगा कि सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट n स्क्वायर गुना बढ़ रहा है, तो इट्स हाईली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम लोग जस्ट एक एग्जांपल पढ़ रहे थे कि किस तरह से अगर लूप्स बनती हैं तो हम लोग उसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। उसी तरह से एक एक्सरसाइज भी है कि आप किसी सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट निकाल के दिखाइए। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मान लीजिए कोई आपसे कहता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जाहिर है पतला लंबा आइडियल सोलिनॉइड होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने एक सोलिनॉइड लिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, और यहां पे मान लीजिए कि एरिया a है, ऑफ कोर्स रेडियस पाई आर स्क्वायर भी मान सकते हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। अब और क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे ही हम इस लूप में करंट देंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट n बाई एल आई। आप जानते हैं ये n बाई एल को हम लोग स्मॉल एल n भी कहते हैं, तो दिस इज एल हमने यहाँ पे लिख दिया, टोटल लेंथ लिया। तो b का फॉर्मूला है किसी सोलिनॉइड के लिए म्यू नॉट n बाई एल आई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि हमने पतला सोलिनॉइड लिया है इसलिए करीब करीब आप मान सकते हैं कि ये पूरे में यही फील्ड है। आप मान सकते हैं, होगा नहीं तो फ्लक्स बाय वन लूप होगा, एक लूप से जो फ्लक्स होगा, तो ये एक लूप के एरिया से इसको गुणा कर दीजिए, म्यू नॉट n बाई एल आई इंटू ए, एक बार गुणा किया, लेकिन वो तो एक लूप से हुआ। कितने लूप्स हैं, n लूप्स हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स टोटल, तो एक बार और n से गुणा करना पड़ेगा, सो म्यू नॉट n स्क्वायर ए आई बाई एल, n स्क्वायर गुणा हो गया। अब जब फ्लक्स आपको मिल गया है तो आपको L का फॉर्मूला यानी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा कैपिटल L है स्मॉल l है, तो इसका फॉर्मूला होगा फ्लक्स बाई करंट, इसमें से करंट हटा दीजिए, म्यू नॉट n स्क्वायर ए बाई एल। ये रहा सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, जो खास तौर पे आपको वही देखना है कि n स्क्वायर पे डिपेंड है।
इस n को आप NL भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट n स्क्वायर L स्क्वायर A बाई L, ये कट जाता है, सो म्यू नॉट n स्क्वायर AL। याद रखिएगा ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है किसी सोलिनॉइड के थ्रू। अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स देंगे तो ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है क्वेश्चन आता हुआ कि आपको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बता दिया जाएगा, एरिया बता दिया जाएगा और लेंथ बता दिया जाएगा, और इसके बाद पूछा जाएगा कि भाई करंट में इतने से इतने हो गई इतने टाइम में, तो ईएमएफ बताइए। सबसे पहले आप एल निकाल लीजिएगा, एल का वैल्यू मिल जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो एल का वैल्यू आप निकाल लीजिए उसका, उस सोलेनॉइड का हेनरी में। इसके बाद एल इंटू di/dt करेंगे तो ईएमएफ मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने आप ज्यादा सवाल बनाएंगे उतने ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इस चीज पे और ध्यान दें, गौर कीजिएगा। आप मेरी ओर आ रहे हैं और मैं आपको रोक रहा हूं, तो अगर मैं आपको रोकूंगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप आ सकेंगे, यानी कि आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क आपने किया वो मेरे अंदर जमा होगा, और जब वो जमा होगा तो मैं और एनर्जेटिक हो जाऊंगा। अब ध्यान दीजिए कि इस कॉइल के अंदर जब करंट को चेंज किया गया, ध्यान दीजिए, इफ करंट इज चेंज्ड, जब करंट को चेंज किया गया तो ये कॉइल अपोज करता है, दिस कॉइल अपोजेस, ये कॉइल अपोज करता है कैसे? बाई ईएमएफ LDI/dt। आप जानते हैं करंट में चेंज करते हैं तो ये अपोज करता है। इसका मतलब है कि करंट में चेंज करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से वो वर्क इस कॉइल के अंदर में जमा होगा जाके। यानी अगर आपने करंट में चेंज कर दिया तो ये कॉइल अपोज करेगा और आपको वर्क करना पड़ेगा। सो हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड? वर्क इज रिक्वायर्ड इन चेंजिंग द करंट, चेंजिंग द करंट। करंट को चेंज करने के लिए आपको वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे आप पता करेंगे कितना वर्क होगा? आप तो जानते हैं, अगर छोटा सा इसमें आप छोटा सा करंट भेज दें, एक हल्का सा, तो आप जानते हैं छोटा सा वर्क होगा LDI/dt इंटू IDT। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ भाई? बहुत ही आसान है, ये रहा वोल्टेज। इस वोल्टेज में थोड़ा सा जब करंट पास होगा, हल्का सा चार्ज पास होगा, तो आपको वर्क करना पड़ता है। यू नो दैट वर्क इज QV। ये रहा V और ये रहा छोटा सा Q। छोटा सा Q को हम लोग IDT लिख रहे हैं। ये dt कट गया, यानी कि छोटा सा वर्क हो गया LIDI। और अगर आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो 0 से I ले जाने का वर्क निकाल लीजिए और ये आएगा ½ LI²। यानी ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी कॉइल में 0 to I करंट आपने बदल दी, आपने अगर करंट को 0 से I किया, तो ऐसा करने में आपको वर्क करना पड़ेगा ½ LI², और इसीलिए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगी इक्वल टू ½ LI²। ध्यान दीजिएगा, दिस ½ LI² इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। कब? इंडक्टर व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to I। कोई क्वेश्चन कहेगा कि नहीं 0 to I नहीं करना है, I1 to I2 करंट चेंज करने में कितना वर्क लगेगा? तब पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी ½ LI2² माइनस I1², जब करंट चेंजेस फ्रॉम I1 to I2। तो ध्यान दीजिएगा, जब करंट चेंज होगी तो मैंने कहा, मैंने यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते देखा है। मैं पूछता हूं उनसे कि भाई व्हाट इज ½ LI²? ½ LI², वो कहते हैं फटाक से एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर नहीं,
करंट पास होने से एनर्जी स्टोर नहीं होती है, करंट के बदलने से एनर्जी स्टोर होती है। और करंट जब 0 टू I चेंज होगा तो एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ एल आई स्क्वायर। अगर करंट I1 टू I2 होगा तो एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ एल I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। इसका मतलब है कि जैसे अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपने कैपेसिटर पहले पढ़ा हुआ था, कैपेसिटर के अंदर जब चार्ज को आप स्टोर करते हैं, अब यहाँ पे कैपेसिटर में आपके सामने ला रहा हूं, कैपेसिटर में जब आप चार्ज स्टोर करते हैं तो इसका वोल्टेज बढ़ जाता है, और जब आप चार्ज को बदलते हैं यानी और ज़्यादा चार्ज बढ़ाते हैं तो वो वोल्टेज चार्ज को बढ़ने नहीं देता, इसलिए चार्ज को रखने से आपको काम करना पड़ता है, और ये जो वर्क है वही आपको इसके अंदर एनर्जी बन जाता है, और ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है हाफ सी भी स्क्वायर या हाफ क्यू भी या क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये आता है इसलिए क्योंकि चार्ज चेंज होता है, जब चार्ज बदलेंगे तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा। उसी तरह से एक इंडक्टर के अंदर चार्ज तो जमा नहीं होता, लेकिन अगर करंट आप बदल दें, करंट चेंज कर दें फ्रॉम 0 टू I, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है हाफ एल आई स्क्वायर। यहां पे जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। आपने देखा दोनों चीजें एकदम एक साथ चलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने का तरीका है कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने का तरीका है इंडक्टर। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर ये U है तो इस स्पेस में एनर्जी स्टोर हुई है। सो व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी होगी दिस एनर्जी बाय वॉल्यूम, हाफ CV स्क्वायर बाई वॉल्यूम इज कैपेसिटर प्लेट का एरिया इंटू D। और आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया होगा कि जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो आएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट E मैग्नीट्यूड स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ इप्सिलॉन नॉट E मैग्नीट्यूड स्क्वायर। जहां पर ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां पर एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां पे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई है, तो अगर कोई कहे कि इसकी एनर्जी डेंसिटी बताइए तो आप लिखेंगे हाफ एल आई स्क्वायर बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, आप इसको कहेंगे तो आएगा L इंटू ए। अब आप इस L, सॉरी यहां पे L स्मॉल होगा, अब आप चाहे तो इस L को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को तोड़ सकते हैं, तो हाफ इंटू म्यू नॉट N स्क्वायर ए एल, आपको याद है ना, इंटू आई स्क्वायर बाई एल ए, तो ये कट गया, आया हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। इसमें म्यू नॉट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब ये क्या है भैया, म्यू नॉट एन आई तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए आएगा हाफ मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ध्यान दीजिए कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ हाफ बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक से देखिए कि क्या दोनों मैच करते हैं कि नहीं, फॉर्मूला एक जैसा हो रहा है कि नहीं। तो हमने पहले ही कहा था कि जन्मजात दुश्मनी है इस परमिटिविटी और इस परमिएबिलिटी में, वो हमेशा उल्टे ही पड़े रहते हैं। तो अगर परमिटिविटी ऊपर है तो परमिएबिलिटी नीचे है, और बाकी तो सब कुछ सेम है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और इन एनी प्लेस और इन स्पेस इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट E मैग्नीट्यूड स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ड्यू टू चेंज इन द करंट थ्रू इट इज इक्वल टू हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई मी नॉट। ये चीजें इतनी आसान है कि हल्के हल्के इस पे सवाल आ सकते हैं, इस पे भारी सवाल नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं विशेष तौर पे नीट वगैरह की, जहां पर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसी सब चीज़ों पे सवाल बनते हैं, बहुत ही आसान है। तो मुझे लगता है कि करीब 34 मिनट का क्लास है, इस क्लास को यहाँ पर बंद करेंगे हम लोग। एक बार और रिविजन कर लें कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू करंट पास करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट चेंज करेगी तब दिक्कत है। जब करंट चेंज होगी तो उस चेंज इन द करंट की वजह से जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, और उस चेंज की वजह से जो ईएमएफ बनेगी वो उसी करंट में होने वाले चेंज को अपोज करेगी। दैट इज व्हाई अ कॉइल अपोजेस द चेंज इन द करंट थ्रू इट, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज measured by flux per unit current or EMF
पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, साइज और शेप पर डिपेंड करता है, और हमने 2-3 चीज़ों का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाला। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब करंट चेंज करती है तो फिर बेकार में उसको चेंज करने के लिए वर्क करना पड़ता है, और ये जो वर्क है हमारा, ये वर्क उसी के अंदर जाके जमा हो जाता है, और जब जमा होता है तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला। एनर्जी स्टोर्ड व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to I इज इक्वल टू हाफ LI²। याद रखिएगा, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड एंड दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। रही बात कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर को हम लोग पीछे से रेफरेंस के तौर पे लाए थे ताकि आपको याद आ जाए कि कैपेसिटर में किस तरह से चल रहा था और इंडक्टर में किस तरह से मामला चल रहा। तो मान लीजिए हम लोग कहें कि अगर किसी कॉइल के अंदर, ध्यान दीजिए कि एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है 20 पर मीटर। इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, दिस एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। इस कॉइल के अंदर जब करंट को हम 0 to 5 एम्पियर करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड बताइए। तो सीधी सी बात है, एनर्जी स्टोर्ड बताना है। 0 to 5 किया है, तो 0 to 5 किया है तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू L इंटू 5², जैसा कि पहले बोला था, लेकिन यहां पे L तो पता नहीं है आपको। तो L का फॉर्मूला है म्यू नॉट, यानी 4 पाई इंटू 10 to the power -7। हम लोग सब ऐसा यूनिट ले रहे हैं। म्यू नॉट याद रखिएगा, फॉर्मूला है L का म्यू नॉट n² AL। ध्यान दीजिएगा, n² कीजिए, 20 × 20 कितना हो गया 400। A 4 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। L 20 इंटू 10 to the power -1 यानी 0.2 मीटर, ये L आया, और इसमें इससे जब आप गुणा करेंगे तो आपको एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगा। बहुत ही आसान। यहाँ पर एक चीज, आसान सी चीज हम लोग फिर से एक बार देख लें कि जो एनर्जी स्टोर होती है, क्या वो एनर्जी वहीं बनी रहती है? ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये कॉइल है, इस कॉइल में आपने एक बैटरी की मदद से करंट डाली, बोलिए क्या होगा? इस कॉइल के अंदर जब आप करंट डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे चलिए हम लोग स्विच एक बना देते हैं। इस स्विच को अभी ऑफ रखा है, मतलब कोई करंट नहीं है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आप गलती कर देते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स, स्विच ऑन के बाद करंट नहीं चालू होती है, स्विच ऑन के बाद पहले करंट बढ़ती है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 एम्पियर करंट बहनी है, मान लीजिए, तो स्विच ऑन करते ही थोड़ा ही 5 हो जाएगा। स्विच ऑन करने के बाद 0 to 5 होगा, तुरंत हो जाता है, 0 to 5 हो गया। इसके बाद वो उतनी ही करंट बनी रहती है। फिर जब हम स्विच ऑफ करते हैं चीजों को तो करंट फिर 5 to 0 होती है। इसलिए याद रखिएगा, जब आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट बढ़ेगी। कहां से? 0 to I तक बढ़ेगी। तो ऐसी हालत में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहां पर एनर्जी स्टोर हो गई कितनी? हाफ LI²। जो भी करंट है उस करंट के बढ़ने से यहां पर इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। इसके बाद जब ये करंट कंटिन्यूड हो गई तो वो एनर्जी वहीं पर बनी रहती है। इसके बाद जब आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो यहां पे करंट I to 0 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब करंट 0 to I हुई तो इसने रोका, आपको इतनी एनर्जी लॉस हो गई, इतनी एनर्जी लॉस हो गई, वहां पे हाफ LI² एनर्जी यहां पर जमा हो गई। इसके बाद जब कंटिन्यूड रहा करंट तो फिर कुछ नहीं हुआ, एनर्जी पड़ी रही। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ कर रहे हैं, स्विच ऑफ करने के बाद करंट घट के I to 0 हो गई। लेकिन क्या ये कॉइल करंट को घटने देगी?
करंट को नहीं घटने देगी। कैसे नहीं घटने देगी? तो करंट को घटने नहीं देगी यानी करंट को सपोर्ट करेगी। ये वाली जो एनर्जी है, इसी एनर्जी का यूज करके इस करंट को घटने से रोकेगी। सो एनर्जी अगेन हाफ Li² रिटर्न टू दी, रिटर्न कर देता है और उस करंट, उस एनर्जी से इस करंट को घटने से रोक देता है। कहने का मतलब है कि आप मेरे घर में आ रहे थे, मैं आपको आने से रोक रहा था, फिर जब आप आ गए बैठ गए तो ठीक है, इसके बाद जब आप जाने लगे तो मैं आपको जाने से भी रोकता हूं, मैं आपको आने से रोकता हूं, मैं आपको जाने से भी रोकता हूं। तो आते समय जो एनर्जी मैंने स्टोर की है, आपको आने से रोकने के लिए मेरे पास जो एनर्जी आई है, तो जब आप जाएंगे तो आपको जाने से रोकने के लिए मैं वही एनर्जी यूज करूंगा। इसलिए ओवरऑल फुल साइकिल में एनर्जी कहीं नहीं जाती है, ये एनर्जी लेती है। जब करंट बढ़ती है तो एनर्जी लेती है और उसको बढ़ने से रोकती है, और जब करंट घटती है तो उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको घटने से रोकती है। यानी ये बढ़ने से भी रोकती है, ये घटने से भी रोकती है। इसका मतलब ये करंट के घटने बढ़ने के रफ्तार को कम करती है। ये एक आलसी डिवाइस है। करंट को बढ़ने भी नहीं देंगे, करंट को रोकने भी नहीं देंगे। जैसे कुशन होता है ना, कुशन गद्दा, आप उस पर धड़ाक से गिरेंगे ना तो वो आपको तेजी से गिरने नहीं देगा, वो आपको धीमा कर देगा। उसी तरह से जब करंट बढ़ता है तो ये करंट को बढ़ने से रोकता है और उसकी बढ़ंती को, उसकी बढ़त को धीमा कर देता है, उसमें से एनर्जी निकाल लेता है। लेकिन जब वही करंट घटती है तो ये उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको घटने से भी रोक देता है। तो घटने के प्रोसेस को और बढ़ने के प्रोसेस को धीमा करता है। ये एक आलस पैदा करने वाला, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया पैदा करने वाला, प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा करने वाला सर्किट है। आपने जब दशहरा अभी आने वाला है, दशहरे के पूजा के दौरान बहुत सारे बल्ब लगाए जाते हैं। सभी आप देखते हैं, माता जी की मूर्ति होती है, उसकी चारों तरफ पूरी सजावट होती है, उस सजावट में बल्ब जलते होते हैं। कुछ बल्बों को आपने देखा होगा, वो धीमे जलते हैं और धीमे बुझते हैं। आपने देखा ऐसा? जलते हैं, परंतु कुछ बल्ब जो है जल्दी जल्दी जलते बुझते हैं, कुछ बल्ब धीमे जलते हैं और धीमे बुझते हैं। क्यों? उन बल्बों में ना कॉइल लगा के रखी है। ये अगर बैटरी है, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पे स्विच ऑन किया तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। स्विच ऑन जैसे ही होगा उस जगह पे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होगा? स्विच ऑन होगा, जैसे ही स्विच ऑन होगा बल्ब जल जाएगा। जैसे ही स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन जैसे ही होगा बल्ब ग्लो करेगा। जैसे ही स्विच ऑफ होगा बल्ब ऑफ हो जाएगा, तुरंत ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अगर मैं इस बल्ब के साथ एक इंडक्टर लगा दूं, सेम सर्किट, अब क्या होगा? स्विच ऑन करने से, अब स्विच ऑन करने से क्या होगा कि करंट बढ़ेगी तो ये बढ़ने नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, जो करंट फटाक से बढ़ जा रही थी वो अब यहां पे बढ़ने में देर लगाएगी। इसीलिए स्विच ऑन होगा तो वो जो है स्लोली ग्लो करेगा, स्लोली ग्लो करेगा, और इसके बाद वो कंटिन्यू करेगा अपने मैक्सिमम ब्राइटनेस पे आके वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो फिर धीरे धीरे बुझेगा, धीरे धीरे बुझेगा। क्यों? अब धीरे क्यों हो गया भैया? क्योंकि जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया करंट बंद होनी चाहती थी, लेकिन ये बैठा था, इसने करंट को जीरो होने से रोक दिया थोड़ी देर के लिए। इसलिए करंट जल्दी से जीरो ना होकर धीरे धीरे जीरो होगी तो ये धीरे धीरे बुझेगा, धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे बुझेगा। तो ये जो चेंज होने में आलस है, चेंज को उसने स्मूथ कर दिया थोड़ा सा। ये जो भुक भुक चेंज हो रहा था ना, इसको उसने धीरे कर दिया। याद रखिए कि ये कैपेसिटर, ये जो ये इंडक्टर की सर्किट है, ये इस तरह के मामलों में करंट के होने वाले चेंज को थोड़ा सा स्लो कर देती है। रही बात ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस बेहद मामला सिंपल है। यहाँ पर चूंकि रेसिस्टेंस R है, यहाँ भी मान लीजिए रेसिस्टेंस R है, तो जो करंट उसमें बहेगी फाइनली यहाँ भी वही करंट बहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों का ब्राइटनेस भी सेम होगा। लेकिन सिर्फ जलते और बुझते यानी स्विच ऑन और स्विच ऑफ के मोमेंट पर यह कमाल दिखाएगा। नॉर्मली जब करंट में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहेगा। सो दिस रिस्पॉन्ड्स एट द मोमेंट व्हेन करंट चेंजेस। मान लीजिए
कि इसके अंदर हम लोग एक आयरन की रॉड डाल देते हैं भीतर, तब क्या होगा, तब क्या इसका क्या असर पड़ेगा। तो आप जानते हैं L का वैल्यू होता है μ0Ni। जब आप इसमें आयरन की रॉड डाल देते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है μ0 μR Ni। ये μR जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी है और ये बहुत हाई होती है। आयरन के केस में ये बहुत होती है, इसलिए ये पार्ट बढ़ जाएगा और L का वैल्यू बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ जाने की वजह से अब और लेट करेगा, स्विच ऑन जैसे ही करेंगे और देर लगाएगा ग्लो करने में, और इसके बाद जब पूरी तरह से मैक्सिमम ग्लो होने लगेगा तो एकदम साइलेंट होकर बैठ जाएगा। जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे तो खूब देर लगाएगा वो उस लाइट को बुझाने में। तो कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा उसको स्टडी करें अपनी किताब से, और स्टडी करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये जो L है, जो इंडक्टर है, इसका किस प्रकार का व्यवहार है, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सवाल सोल्व करना नहीं है, वो आपके टीचर्स कर सकते हैं, किताब के अंदर भी बना हुआ है। मैं उन चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपको समझा दूंगा तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, जो आपको इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मैंने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेरी सलाह है एक बार किताब पढ़ लें। अगले क्लास में हम लोग इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। जब तक फिर से ना मिले तब तक धन्यवाद।